एक गांव सुंदरपुर में कमलावती नाम की एक औरत अपने पति गोपाल राम, एक बेटी राधा, दो बेटे सोहन और मोहन के साथ रहती थी। उसके दोनों बेटों की शादी हो चुकी थी। बड़ी बहू लक्ष्मी और छोटी बहू फूलमती व्यवहार से बहुत तेज थीं। राधा इस घर की इकलौती बेटी, इसलिए उसके माता पिता और दोनों भाई उससे बहुत प्यार करते थे। घर में उसकी हर बात को महत्व दिया जाता और सब उसे आंखों का तारा मानते थे। लेकिन कुछ समय बाद कमलावती और गोपाल राम दोनों ही इस दुनिया से चल बसे। उनके जाने के बाद धीरे धीरे घर माहौल बदलने लगा। सुबह सुबह गांव का प्रवारी राधा के घर आया। उसने बड़े भाई को बुलाया और कहा, अरे मोहन बेटा, अब तुम्हारे पिताजी इस दुनिया में नहीं रहे। खेती बाड़ी और जो भी जमीन जायदाद है उसे तुम दोनों भाई आपस में बांट लो, नहीं तो आगे चलकर तुम्हारे बीच झगड़े और फसाद हो सकते हैं। पटवारी की बात सुनकर सोहन सोच में पड़ गया। हाँ पटवारी चाचा, मुझे भी लग रहा है अब समय आ गया है। हम दोनों भाइयों को बंटवारा कर लेना चाहिए। थोड़ी देर बाद वह अपने छोटे भाई के पास गया। मोहन, अब हमें बंटवारा कर लेना चाहिए। अब तो हमारे माँ पिताजी भी नहीं रहे। हमें सारे जमीन खेत सब आपस में बांट लेने चाहिए। पार्वती, भैया कह रहे हैं कि अब बंटवारा कर लेना चाहिए। तुम क्या कहती हो? ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। हम इसके लिए तैयार हैं। बस हमें भी सारी चीजों में बराबर का हिस्सा चाहिए। हाँ हाँ, बंटवारा अब हो जाना चाहिए ताकि आगे चल के हमारे बीच झगड़े फसाद ना हो। और हाँ राधा, तुम्हारे साथ हम सारी चीजें बराबर बांटेंगे। थोड़ी देर में बंटवारा हो गया। बंटवारा तो हो गया, लेकिन अब राधा किसके हिस्से जाएगी? राधा तो आप लोगों के पास ही रहना चाहिए। आप बड़े हैं, बहन की जिम्मेदारी उठाना आपका फर्ज बनता है। जब तुम लोग हिस्सा बराबर लेकर बैठे हो तो हम अकेले राधा का खर्चा क्यों उठाएं? अब हम इसे आधा आधा रखेंगे। एक वक्त का खाना तुम देना, एक वक्त का मैं दूंगी। राधा चुपचाप अपने कमरे में चली जाती है। कमरे की दीवार पर टंगी अपने माँ पिताजी की फोटो को देखते ही उसकी आंखें भर आती हैं और वह बीते हुए दिनों को याद करने लगती है। राधा हमारी इकलौती बेटी है। इसकी शादी हम किसी बड़े घर में पूरे धूमधाम से करेंगे। हाँ बाबूजी, हम अपनी बहन की शादी में पूरे गांव को स्वादिष्ट खाना खिलाएंगे। ढोल नगारों के साथ ऐसी शादी करेंगे कि पूरा गांव याद रखेगा। माँ पिताजी, आपके जाने के बाद ये सब क्या हो गया? जो भाई पहले मेरी शादी में पूरे गांव को खाना खिलाने की बात करते थे, आज वही मेरे खाने का समय बांट रहे हैं। कोई कहता है सुबह यहाँ खाना मिलेगा, तो कोई कहता है रात वहाँ। अरे लता, बंटवारा होने से तो हमारा फायदा हो गया। अब हमें आराम मिलेगा। हम राधा को मुफ्त का खाना थोड़ी खिलाएंगे। अगर उसे खाना चाहिए तो काम भी करना पड़ेगा। हाँ दीदी, बिल्कुल सही कहा आपने। अब हम आराम करेंगे और अपने सारे काम उसे कराएंगे। चलो, बंटवारे का कुछ फायदा तो हमें भी हुआ। अगली सुबह कमला ने जोर से आवाज लगाई, राधा, क्या तुझे सुनाई नहीं देता? ये सारे बर्तन ले जा और नदी किनारे जाकर अच्छे से धोकर ला। तभी लता भी बोली, अरे राधा रुक, मेरे भी सारे कपड़े ले जा और ध्यान रखना अच्छे से धोकर लाना। मुझे साफ कपड़े पहनना पसंद है। दोनों भाभियों ने मिलकर कपड़ों का एक बड़ा सा ढेर राधा के हाथों में दे दिया। राधा चुपचाप वह ढेर उठाकर नदी की ओर चल पड़ी। थोड़ी दूर पर खड़ा एक बूढ़ा आदमी, जो राधा के पिताजी का पुराना दोस्त था, ये सब देख रहा था। दुखी होकर बोला, अरे बेचारी राधा, इन लोगों ने इसका क्या हाल कर दिया है। जब इसके माँ बाप जिंदा थे तब इसे राजकुमारी की तरह पाला जाता था। अब इसकी जिंदगी तभी सुधर सकती है जब इसकी शादी हो जाए और ये इस घर से चली जाए। वही बूढ़ा आदमी उसी समय राधा के घर पहुंच गया। उस समय रमेश, सुरेश, सरिता और कमला सब आंगन में बैठे हुए थे। अरे रमेश, सुरेश, अब राधा की शादी की उम्र हो चुकी है। उसे ज्यादा दिन ऐसे घर में रखना ठीक नहीं है। तुम्हारे पिताजी मेरे खास दोस्त थे, इसलिए मेरी राय है कि तुम लोग उसकी शादी किसी अच्छे घर में करवा दो। रमेश ने सिर हिलाते हुए कहा, हाँ काका, आप ठीक कह रहे हैं। अब राधा की शादी करवा देनी चाहिए। आखिर कब तक उसे घर में बैठा कर रखेंगे? हाँ भैया, अब यही ठीक रहेगा। आखिर बाबूजी भी यही चाहते थे कि राधा की शादी किसी बड़े घर में करवाएं। अगर शादी अच्छे घर में करनी है तो खर्चा भी अच्छा ही आएगा।
पैसा भी ठीक ठाक लगाना पड़ेगा। तुम बोलो, क्या तुम खर्च का बराबर हिस्सा देने को तैयार हो?